सीपीआईएम जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, सांप्रदायिक ताकतें मुर्दाबाद, जनता का भाईचारा जिंदाबाद। कॉमरेड सीताराम। मंच के आज के के अध्यक्ष और मंच पे बैठे हुए हमारे पॉलिट ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड नीलोत्पल बसु, हरियाणा इकाई के सचिव और केंद्र कमेटी के सदस्य कॉमरेड सुरेंद्र मलिक, कॉमरेड हेमलता, कॉमरेड जोगिंदर शर्मा, कॉमरेड इंद्रजीत, कॉमरेड शकुंतला, नंबरदार जी और बाकी सब आप सब साथियों को मेरा लाल सलाम और मेरा नमस्कार। आज के दिन ये संकल्प सभा आपने जो रखा है, ये है इस संदर्भ में कि आज गांधी जयंती भी है और इस साल हमारी स्वतंत्रता का अमृत उत्सव मनाया जाएगा, 75वीं सालगिरह। और ऐसे परिस्थिति में देश की वर्तमान हालत क्या है और इस स्वतंत्रता दिवस के सामने और आज के दिन अपने भारत के सामने सबसे गंभीर चुनौतियां क्या हैं। अगर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना है तो इन चुनौतियों का सामना करना ज़रूरी है। जो गांधी जी के विचार और उनका जो एक किस्म का व्यू था, मतलब भारत किस तरीके की देश होनी चाहिए, उस सब के खिलाफ आज ये जो घटनाएं घट रही है, उन सब का विरोध करना और अपने देश को बचाना, ये है संकल्प आज का दिन। आज भारत को बचाना है ताकि आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत, जो मेहनतकश लोगों के लिए जो भारत है, उस बेहतर भारत का निर्माण करना है। वो होनी चाहिए संकल्प महात्मा गांधी जी के याद में आज के दिन। और ये बात याद करिएगा, 105 साल पहले 1916 में जिस तरीके से आज किसानों की ये संघर्ष चल रही है, एक ऐतिहासिक संघर्ष, जो शहीद हुए हैं वहाँ पर तकरीबन 700 से ज़्यादा, उन सबको हम हमारे लाल सलामी देते हैं। उन शहीदों को याद करते हुए उनकी स्मरण करते हैं, क्योंकि उनकी बलिदान के चलते हुए ही आज ये आंदोलन आगे और बढ़ेगा। लेकिन मैं 105 साल पहले की बात कह रहा हूँ, जब गांधी जी के नेतृत्व में इसी तरीके की किसान आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह की सोच को ले आए थे अपने आंदोलन के अंदर, स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर। वो था चंपारण के किसानों का संघर्ष 1916 में हुई। और उस समय सवाल क्या था, वहाँ पे बटाईदार उन सब से ये कहा गया कि आपका फसल सिर्फ वो नील का फसल होगा जो ब्रिटिश को ज़रूरत थी, इंडिगो जो नील कहते हैं, उसे कई सारे बीमारियाँ भी फैलते हैं। जबरदस्ती करके पूरा का पूरा फसल टैक्स के रूप में वो वसूल कर रहे हैं। आज के ये कृषि कानून जो आ रहे हैं, फिर वापस उसी तरीके की व्यवस्था को ले आ रहे हैं अपनी खेती में, जहाँ पर बड़े बड़े कॉरपोरेट देश के और दुनिया के वो तय करेंगे किसान कौन सा फसल करेगा, किस तरीके की फसल करेगा, कितना दाम उसको मिलेगा। ये सब चीज़ें वो फिर दोबारा उस तरीके की व्यवस्था को ले आ रहे हैं। यानी आज चंपारण की जो संघर्ष गांधी जी के नेतृत्व में जो हुई, वो जीत जो वहाँ पे हुई, आज अपने किसान भाइयों के साथ अपनी जो अन्नदाताओं की जो उनके नेतृत्व में ये जो संघर्ष चल रहा है, ये तब तक चलती रहेगी। उन्हीं का संकल्प है कि जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा और न्यूनतम दाम पर अपनी MSP की घोषणा करते हुए कानूनी दर्जा वो जब तक नहीं देंगे, इसका पूरा समर्थन है। लेकिन गांधी जी को याद करते हुए बिना चंपारण संघर्ष को याद करके उनके लिए स्मरण करना वो भी असंभव है। तो ये जुड़ जाता आज की परिस्थिति में, यानी 100 साल बाद भी उसी तरीके के आंदोलन को छेड़ने की जरूरत पड़ रही है आज, जो इस तरीके के हमारा शोषण जो हमारे मेहनतकश किसान मजदूर मेहनतकश लोगों के ऊपर जो चल रही है। और ये शोषण जो हो रहा है, उसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा साजिश जो चल रहा है अपने देश के अंदर, उस साजिश को भी हमें समझना जरूरी है। गांधी जी जब आए थे 1915 में वापस लौट के साउथ अफ्रीका से,
उस समय एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो चुका था देश के अंदर, राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर, और वो विवाद 10 साल बाद यानी 1920 और 30 के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और वो सवाल क्या था कि आज़ाद भारत का नक्शा क्या होगा, आज़ाद भारत की चरित्र क्या होगी, वो किस तरीके की देश होगी। इस सवाल के जवाब में गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, और वही बात उस समय कांग्रेस पार्टी जो नेतृत्व कर रही थी राष्ट्रीय आंदोलन की, उन्होंने स्वीकार किया कि जो विविधता अपने देश के अंदर है, जितने भाषाएं हम बोलते हैं, जितनी संस्कृतियां हमारे बीच में हैं, और मैं आता हूं दक्षिण से, लेकिन अब यहाँ पर आके हिंदी बोलना सीख लिया, वो अलग बात है। लेकिन आज भी आप जाइए तमिलनाडु में, हिंदी के अंदर कोई बोर्ड आपको मिलेगा नहीं, कोई बस के ऊपर लिखा नहीं रहेगा हिंदी में कि वो बस जा कर रही है। अब ये है अपना देश। अब ये सब लोगों को इकट्ठा कैसे करोगे? कम से कम 6 धर्म अपने देश के अंदर जिसके साथ लोग जुटे हुए हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। अब इन पूरे और अलग अलग जातियां हैं जिसके अंदर बंटवारा हो चुकी है। अब इन सबको जोड़कर एक देश कैसे बनाओ? गांधी जी का व्यू क्या था? एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के आधार पर एक गणराज्य बनेगा, जब बराबरी की अधिकार सबको मिलेगी, इंसानों को ही नहीं लेकिन सबको मिलेगी, यानी किसी जात के भी हो, महिला हो, पुरुष हो, कौन से भाषा बोलने वाले हो, किस धर्म के साथ जुड़े हो, सबके लिए बराबरी की हैसियत मिलेगी, तभी ये देश इकट्ठा रह सकेगा। और वही हमारे संविधान उसी आधार पर बना, और यही संविधान है। उन दिनों में याद रखिए आप, जब बड़े बड़े विकसित आज जो जनतांत्रिक देश कहते हैं, अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऐसे देशों के अंदर महिलाओं को वोट डालने की अधिकार नहीं थी। बहुत संघर्ष के बाद उनको मिला वो अधिकार, लेकिन पहले दिन से हमने क्या कहा, अपने संविधान कहता क्या है, हर नागरिक को एक वोट का अधिकार है, और वो वोट का मूल्य बराबर है। अंबानी का वोट, अदानी का वोट, आपका वोट और मेरा वोट, सबका मूल्य एक ही है। लेकिन अंबानी का और अदानी का और अपना मूल्य वो एक नहीं है। मूल्य वोट का है लेकिन इंसान का नहीं है। और यही बात अंबेडकर साहब ने कहा जब ये संविधान के दस्तावेज पेश कर रहे थे, कि हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, हर नागरिक को वोट दिया, वोट का मूल्य एक है, लेकिन ऐसा समाज नहीं बना पाए जहाँ पर हर इंसान का मूल्य एक होगा। और जब तक वो समाज नहीं बनेगी, ये ढांचे को उखाड़ फेंकने के लिए मौका मिलेगा परिस्थिति ताकतों को, और उस मौका का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खतरा। ये चेतावनी दी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। वो काम पूरा करने के लिए ये लाल झंडा और ये वामपंथी ताकतें जो है पूरी कोशिश कर रहे थे। यानी एक व्यू था कि भारत की आज़ाद भारत का चरित्र होगा एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य। उससे आगे बढ़ते हुए एक और व्यू उभर कर आया जो कम्युनिस्टों की व्यू थी, जो 1921 से लेकर वहाँ पे AICC के पूरी मीटिंगों में हर साल कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर वो रख रही थी बात। वो क्या है कि ये जो गणराज्य की बात जो कर रहे हैं वो सही है, उसके पूरी समर्थन, लेकिन राजनीतिक आज़ादी पर हमारी राष्ट्रीय आंदोलन रुक नहीं सकती। जो राजनीतिक आज़ादी हमें मिलेगी ब्रिटिश हुकूमत से, जब तक वो राजनीतिक आज़ादी हर इंसान, हर व्यक्ति के आर्थिक आज़ादी के रूप में नहीं बदलेगी, तब तक जो है हमारी राष्ट्रीय आंदोलन जारी रहेगी। और उसका मतलब आर्थिक आज़ादी का मतलब क्या है? समाजवाद तक जब तक नहीं पहुंचेंगे हम, तब तक जो है ये राष्ट्रीय आंदोलन को बरकरार रहना चाहिए, बेशक आज़ादी मिल भी गई। वही बात भगत सिंह कह रहे थे कि राजनीतिक आज़ादी नहीं, आर्थिक आज़ादी भी चाहिए, और वही आर्थिक आज़ादी ना मिलने की वजह से आज ये संकट हुआ। तो
दूसरे मुकाबले में दूसरा व्यू उस गणराज्य को आगे ले जाते हुए एक ऐसा भारत का निर्माण हो जहाँ पर समाजवाद की ओर हम चलेंगे, जो बराबर के अधिकार आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबको मिलेगा बराबर के अधिकार, और सामाजिक न्याय की तरफ हम चलेंगे। इसके विपरीत एक और व्यू पैदा हुआ, तीसरा, और वो व्यू के दो जुड़वे भाई थे। एक भाई का क्या, दोनों का यही कहना था कि भारत का चरित्र, आज़ाद भारत का चरित्र वहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था के आधार पर तय होगा। और वहाँ से पैदा हुआ, जैसे कॉमरेड सुरेंद्र ने बताया आपको, वहाँ से पैदा हुआ दो देशों की बात। और दो देश कौन से? एक आरएसएस का जो व्यू था कि एक हिंदू राष्ट्र के रूप में बनना चाहिए, और मुस्लिम लीग का और जिन्ना साहब के नेतृत्व में व्यू था कि एक इस्लामिक स्टेट यानी मुसलमानों के लिए एक अलग से राष्ट्र बनना चाहिए। और इसके चलते हुए, इस विवाद के चलते हुए ये टकराव थी सिद्धांत। गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे उस गणराज्य का, एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य जहाँ पर बराबरी की अधिकार किसी धर्म के हो। उसीलिए उन्होंने क्या बोला, गाते थे वो, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। और वो जो ये बातें जब वो रखती थी, सामाजिक न्याय, हरिजन की बात, शब्दावली उन्होंने दी। और उन्होंने कहा ये जो जातिवाद की शोषण जो होगा, वो जब तक खत्म नहीं होगी हिंदुस्तान असली ढंग से आज़ाद नहीं होगा। तो ये सब बातें जो उन्होंने कही, उसके विपरीत में ये तीसरा व्यू जो चल रहा है, वो जो उभर कर आया था कि धर्म के आधार पर देश का निर्माण हो, वो व्यू के चलते हुए बंटवारा हुआ। अफसोस की बात, पाकिस्तान बन गई। तो ये था बात कि यहाँ पे फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना। गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन और हम सब लोग, ये लाल झंडा भी सब इकट्ठा होकर यही कहे कि यही गणराज्य का रूप ही हमारी राजनीतिक स्थायी होनी चाहिए। तो उसे वो हिंदू राष्ट्र का साजिश जो है वो उस समय विफल हो गया, और उसी के गुस्से में गांधी जी की हत्या भी हुई। और आज अपने मोदी साहब अभी गए अमेरिका में जाकर गांधी जी की वाहवाही की, कहते गांधी जी बहुत महान है, और देश के अंदर जो है नाथुराम गोडसे बहुत महान है। उस तरीके के नारे लग रहे, आज भी लग रहे गांधी जयंती पर। यानी विदेश में गांधी, देश में गोडसे। अब ये नहीं चल सकता है। आप असली जो आपकी जो व्यू है वो है वही गोडसे वाली जो उस समय वो रखते थे कि हिंदू राष्ट्र के रूप में बदलना है इस गणराज्य। आज जो हम देख रहे हैं इस पिछले 70 सालों में, मोदी सरकार जब से आई, वो ही है सबसे बड़ा चुनौती अपने देश के सामने आज, कि अगर हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य से अगर वो हिंदुत्व राष्ट्र में बदलना है, एक कट्टरपंथी, फांसीवादी, जहरीली नफरत और हिंसा के आधार पर जो जातिवादी शोषण होगी, महिलाओं पे शोषण होगी। हाथरस में देखा आपने क्या हुआ, ऐसी दलित लड़कियों पर किस तरीके से बलात्कार और उनके खुलेआम खून होता है। और इस तरीके के शोषण, सामाजिक, आर्थिक, ये शोषण जो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आखिर ये हिंदुत्व राष्ट्र का मतलब क्या है? एक मनुवादी व्यवस्था को बरकरार रखना है, जहाँ पर शोषण होगा महिला पे, शोषण होगा जातिवादी आधार पर, और इस शोषण के साथ साथ आर्थिक शोषण भी। अब इस बदलाव को लाना है तो ये संविधान को हटाना होगा। इस संविधान जब तक जिंदा रहेगी तब तक हिंदुत्व राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं होगा। तो संविधान को ध्वस्त करना है, और वही काम इस मोदी सरकार के अंदर जो हुई। अपने संविधान के 4 मुख्य स्तंभ हैं, बुनियादी स्तंभ जिसके ऊपर खड़ा है संविधान। पहला है धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, दूसरा है सामाजिक न्याय, तीसरा है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में संबंध जिसको संघवाद या फेडरलिज्म कहते हैं, चौथा है अपनी आर्थिक आत्मसंप्रभुता, आत्मनिर्भरता नहीं, आत्मसंप्रभुता, यानी अपनी आर्थिक व्यवस्था जो है, अपने साधन जो है उसके मालिक हम। आज इन चारों स्तंभों को ध्वस्त किया जा रहा है। आप धर्मनिरपेक्षता के पर
सब बीजेपी के राज्य सरकारों के अंदर और केंद्र सरकार में नए कानून ले आए हैं, जिसके अंदर अल्पसंख्यकों के खिलाफ उनको टारगेट करते हुए उनके ऊपर हिंसा की बात, नफरत की बात ये फैलाते हुए जा रहे हैं। आज आधा से ज़्यादा यूएपीए के अंदर जो गिरफ्तार है उत्तर प्रदेश में, वो गिरफ्तार है वहाँ के कानून जो बनी है गाय की रक्षा के लिए। ये कानून तो हर समय थी अपने पास, लेकिन उसको बहाना बना के उसका उल्लंघन हो रहा है। सब अल्पसंख्यक लोगों को जो है गिरफ्तार करके यूएपीए में डाल दिया। यानी ये नफरत जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को जो तेज करते हुए बंटवारा करे हिंदू मुसलमानों के बीच में, और उसके चलते हुए हिंदुओं की जो वोट बैंक है, हिंदुत्व वोट बैंक, उसको जो है मजबूत करे, इस लक्ष्य के साथ सामाजिक एकता कोई और सामाजिक हमारी अस्थिरता पैदा करते हुए ये हिंसा और जहरीली एक वातावरण खड़ा करते। जनतांत्रिक इस पर आज अभी भी पड़े हुए हैं 2 साल से ज़्यादा भीमा कोरेगांव में लोग कोर्ट के अंदर, यूएपीए के अंदर हजारों हमारे पत्रकार, जो बहादुर पत्रकार, जो सच्चाई बताने के लिए जो सच्चाई दिखाए हैं, उनको जेल में डाल दिया कहते हुए कि ये देशद्रोही है। यानी जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है वो देशद्रोही है। हमने देखा इमरजेंसी के खिलाफ लड़ा हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी लड़ी, इमरजेंसी को हराया, लेकिन इस तरीके के जुल्म कि आप मुंह खोलो सरकार के खिलाफ तो आपके ऊपर सेडिशन की एक्ट, एनएसए का एक्ट या यूएपीए के एक्ट, और जनतांत्रिक और मौलिक अधिकार जो संविधान देता है उसको ध्वस्त करते हुए जनतंत्र को खत्म करने की परिस्थिति जो है वो आगे बढ़ रही है। ये है आपके धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक स्तंभ का हालत। सामाजिक न्याय की जगह पर, जैसे मैं कह रहा था पहले, महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, आज आदिवासियों की जो जंगल में जो जमीन है उनके लिए कानून बनाए 65 साल आज़ादी के बाद। हमारी पार्टी के दबाव में आकर यूपीए सरकार को वो कानून लागू करना पड़ा, वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वो जो आपके जंगल के अधिकार है उनको वहाँ पे रहने के। आज वहाँ पर माइनिंग के कोयले के खदानों को जो है प्राइवेटीकरण जो कर रहे हैं, उसके चलते हुए हजारों लाखों आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है। यानी सामाजिक न्याय की जगह सामाजिक अन्याय आज अपने देश के अंदर बढ़ रही है। ये दूसरा स्तंभ का ध्वस्त करने की साजिश अभी चालू है। तीसरा, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में जो बीजेपी के राज्य है, कल अखबारों में आया, सीएजी ने इस बात को खुलासा किया कि गुजरात के लिए वो जो है कई हजार करोड़ रुपए की केंद्रीय साधन जो है गुजरात सरकार को दी, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार है। लेकिन केरल में जो अपनी सरकार है उसके लिए उसके जायज जो उनके बकाया है जीएसटी का जो देना है वो नहीं देती है, क्योंकि वो उनका बीजेपी का विरोध करते हैं। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध, हमारे संविधान कहता है कई सारे ऐसे चीजें हैं जिसके अंदर राज्य सरकारों के अधिकार है, जैसे शिक्षा की नीति, जैसे आपके खेती की नीति। ये जो कानून लाए हैं आपके खेती के बारे में, ये तीनों कानून वो असलियत में आते हैं राज्यों के अधिकार में, लेकिन किसी राज्य सरकार से बात नहीं की। केंद्र सरकार ने कानून पारित कर दिया और वो थोप रहे हैं हम सभी राज्यों पे। जैसे कोऑपरेटिव, आपकी जो कोऑपरेटिव बैंकें हैं, जो सोसाइटियां हैं, उन सब के ऊपर नजर है अब, क्योंकि राष्ट्रीय बैंकों को तो लूट लिया आपने। 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा मोदी साहब के सरकार आने के बाद 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उनके जो दोस्त, जो पूंजीपति है, उनको दिया गया, जिसके अंदर तकरीबन 9 लाख के करीब माफ कर दी वो कर्जे। अब ये लूट के बैंकों को तो बर्बाद किए। अब कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर नजर है, कोऑपरेटिव राज्य की अधिकार में आता है और उसके ऊपर का नया कानून लिया है।
यानी राज्यों के जो अधिकार हैं उसको कुचल कर वो चाहते हैं कि हिंदुत्व राष्ट्र बनाना है तो पूरा अधिकार देश के अंदर वो हो केंद्र सरकार। ये करना है तो ये संवैधानिक ढांचा जो आपका संघवाद का है, फेडरलिज्म का है, उसे ध्वस्त करो। चौथा है अपनी आर्थिक आत्मसंप्रभुता का। आज खुलेआम लूट मची हुई है हमारी देश की संपत्ति का, खुलेआम। अब सब जानते कोई चीज नहीं बचा। जब अमेरिका गया मोदी साहब तब लोग यही सवाल पूछे थे अब क्या बचा है अमेरिका को बेचने के लिए। मोदी साहब गए कि उधर पूरा तो बेच ही दिया पूरे देश को। तो रेलवे से लेकर आपके हवाई जहाज से लेकर आपके पानी से आपकी बिजली, पानी, सड़कें, अब सब चीजें वो जो है बेच दी। नया एक पॉलिसी बनाए जिसके चलते हुए रेलगाड़ियाँ, रेल ट्रैक, सड़कें, ये सब जो है उसकी निजीकरण होगी। और वो निजीकरण के बाद जो खरीदेगा उसको वो अपना माल वसूलने के लिए दाम बढ़ाएगा। जो रोड का निजीकरण होगा तो टोल टैक्स बढ़ेगी, रेल का निजीकरण होगा तो किराए बढ़ेंगे। और ये जो महंगाई जो बढ़ते जा रही है, आज फिर सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दी, फिर इसे मतलब पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार। तो इस तरीके से इसके चलते हुए पूरी महंगाई फैलती जा रही है। तो ये आर्थिक बर्बादी और देश को लूटने की, संपत्ति को लूटने की व्यवस्था है, सब पब्लिक सेक्टर की निजीकरण। लेकिन साथ ही साथ ये जो बोझ जो है आर्थिक बोझ वो डालेंगे लोगों के ऊपर। आपको और हमको ज्यादा दाम पर जिंदा रहना है, खरीद के जिंदा रहना है। बेचेंगे संपत्ति वो, लेकिन उसका बोझ पड़ेगा लोगों के ऊपर, और जो पड़ रहा है। और ये सब हो रहा है कब? जब ये कोविड महामारी चल रही है। कोविड महामारी के लिए जो उनको जो जिम्मेदारी थी केंद्र सरकार की, वो जिम्मेदारी तो पहले की नहीं। 2 साल गुजर गए, लॉकडाउन कर दिया, बिना किसी को सूचना दिए, बिना किसी से पूछे, बिना किसी की तैयारी। लाखों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। हमारे मजदूर भाई, आप सब देखें, हम सब लोग सब जानते हैं, हजारों किलोमीटर चल के उनको अपने घर पहुंचना पड़ा। कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके बाद भी कोई राहत हमने क्या कहा? जो इनकम टैक्स नहीं देता, पार्टी ने बताया, इनकम टैक्स जो जमा नहीं करता, उन सब परिवारों को 7,500 रुपए आप डायरेक्टली उनके खाते में जमा करिए। और करोड़ों टन अनाज जो है सड़ रहा है आपके गोडाउनों में, केंद्रीय गोडाउनों में, उसको मुफ्त बांटिए ताकि भूखमरी ना बढ़े। ना, ये काम नहीं किया। आज हालत क्या है? ये लॉकडाउन के चलते हुए, कोविड के चलते हुए आज बेरोजगारी बेहद बढ़ गई। आज हमारे देश के अंदर 40 करोड़ नौजवान हैं जो नौकरी चाहते हैं, और पिछले साल इस 40 करोड़ के लिए कितने नौकरियों की सृष्टि हुई? 4.5 लाख। 40 करोड़ किधर, 4.5 लाख किधर। वादा क्या था मोदी साहब का? हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां। बेरोजगारी बढ़ रही है, और निश्चित रूप से अपने नौजवानों के बीच में गलत रास्ते पकड़ने के लिए और कोई चारा नहीं बचा। इससे और सामाजिक अस्थिरता फैलेगी, और भूखमरी अपने देश के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहती है सबसे ज्यादा दुनिया में इस कोविड के चलते हुए महामारी में भूखमरी बढ़ी है, तो वो अपने देश में। और अपने देश में गरीबी, ये ILO, वर्ल्ड बैंक, इन सब का ये एस्टिमेट वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा गरीब लोगों की संख्या जो बढ़ी है जब से कोविड की महामारी शुरू हुई है दुनिया में, वो बढ़ी है भारत से। यानी लोगों की हालत और उनके ऊपर हर दिन आर्थिक जुल्म बढ़ते जाए, देश की संपत्ति बेचते जाओ। और ऐसी हालत में कल के अखबार में, कल के खबर में ये बात छपी, अपने देश के अंदर जो 1100 से ज्यादा जो खरबपति है, उन सब की संपत्ति दुगुना हुई है इस महामारी आने के बाद। यानी खरबपतियों की संपत्ति दुगुना होती है, लोग जिंदा नहीं रह पाते हैं, उनके ऊपर आर्थिक जुल्म होता है।
और ये आत्म संप्रभुता के मतलब मालिक हम हैं, लोग हैं, हमारी देश की संपत्ति का, उसको ये सरकार जो है बेची जा रही है। और इसलिए सरकार को अब याद दिलाना पड़ेगा, ये चारों के चार स्तंभ जो ध्वस्त किए जा रहे हैं, इसका मतलब है संविधान को ध्वस्त करना। और सरकार को ये याद दिलाना पड़ेगा, मालिक देश के लोग हैं संपत्ति का। सरकारें जो आती हैं जाती हैं, वो सरकारें मैनेजर है संपत्ति का, वो मालिक नहीं है। बिना मालिक के इजाज़त के कोई मैनेजर अगर संपत्ति बेचता है तो उस मालिक को हटाना पड़ेगा हमारे देश के हित में, और इस सरकार को हटाना पड़ेगा अगर इस संविधान को बचाना है। आज ये हालत और नौबत हमारे सामने आकर पहुंची, और संविधान को अगर ध्वस्त करना है तो ये भी ज़रूरी है संवैधानिक संस्थाएं जो है उसको भी आप बर्बाद करो। और ये संस्थाएं कौन सी है? अपनी स्वतंत्र संस्थाएं, शुरू होता है पार्लियामेंट से ही। देख रहे हो पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, किसी भी कानून के ऊपर कोई बहस नहीं होती, और सब कानून पारित हो जाते हैं जब पार्लियामेंट चलती नहीं है, वहाँ पे हल्ला हो रहा होता है। और ये पार्लियामेंट्री प्रणाली को ध्वस्त करने की पूरा रास्ता आज अपना चुके हैं, और ये पार्लियामेंट की व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। फिर आइए आपकी कोर्ट कचहरी, 3 साल हो गए ये CAA और ये जम्मू और कश्मीर के अंदर धारा 370 को जो रद्द किया, उसके खिलाफ जो याचिकाएं हैं कोर्ट के सामने, 3 साल हो गए, उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई। आज से शुरू हो रहा है, कल से शुरू हुआ है एक और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का सिलसिला। अभी तक 73,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 73,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है पैसा जमा हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड में। 90% ये गया है बीजेपी को। कौन दिया, कहाँ से आया पैसा, कौन दे रहा उस पार्टी को, किसी को पता नहीं, किसी का अब उसकी जानकारी आपको मिलेगी भी नहीं कानूनी तौर पर। इस तरीके से भ्रष्टाचार लगे हुए, कानूनी तौर से भ्रष्टाचार को बढ़ाया। तो आज इन संस्थाओं को ध्वस्त करना, इलेक्शन कमीशन को देखें हम किस तरीके से उसकी व्यवहार। अब ED और CBI वो तो सरकार की मतलब एजेंट के रूप में काम करते हैं। जो भी विपक्ष का नेता है जो उनकी बात नहीं मानता है तो उसके ऊपर ED को लगा दो, CBI को लगा दो, और धमकियाँ उनके देकर उनके ऊपर ज़बरदस्ती उनको जो है बीजेपी के साथ आने के लिए दबाव डालो। आज पूरे देश भर में एक विचार चल रही है, चुनाव होते हैं, कोई भी पार्टी जीते चुनाव, सरकार बीजेपी बना लेगी, क्योंकि खरीद लेगी बाकी MLAs को, और सरकार जो है बीजेपी की निश्चित रूप से बढ़ेगी। यानी राजनीतिक नैतिकता का कोई मतलब नहीं है। यानी ये हर संस्थाओं को खत्म करते हैं। नया शिक्षा नीति ले आओ, पूरा भारत का इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बता दो, सिर्फ रामायण और महाभारत, और कुछ नहीं है अपना इतिहास। और इस तरीके से सोच, लोगों की सोच के ऊपर पकड़ करने के लिए, ताकि उनके भूत प्रेत की और अंधविश्वास की बातें उसके ऊपर ज़्यादा लोग विश्वास करें, ना कि वैज्ञानिक विचार के सामने। और ये ज़रूरी है उनको, अगर उनकी बात को मनवानी है। ये कोविड को भगाने के लिए तालियां मतलब ताली बजाओ या दिए जलाओ, ये नहीं कि आपको दवाई देंगे, आपको वेंटिलेटर देंगे, आपको चिकित्सा करेंगे। तो इस तरीके की वातावरण में आज ये चुनौती हमारे सामने आकर खड़ी है। अगर गांधी जी की जो व्यू रही है कि भारत का चरित्र क्या होना, आज जो हो रहा है कामकाज वो उसके ठीक विपरीत और उसके खिलाफ चल रहा है। और आज इस संविधान को ध्वस्त करते हुए, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करते हुए, अपनी कट्टरपंथी एक फांसीवादी हिंसा और नफरत के आधार पर निर्माण करते हुए एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना, ये है पूरी की पूरी साजिश। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस अपनी हो सकती है 15 अगस्त, लेकिन उन्होंने नया एक दिन का खोज कर उन्होंने निकाला 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को रद्द किया, उस राज्य का धारा 370 रद्द किया। उसी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या के अंदर मंदिर का निर्माण शुरू होता है।
तो आज उनकी शब्दावली में कहने की बात यह है कि स्वतंत्र दिवस है आपकी 15 अगस्त, लेकिन असली आज़ादी का दिवस है 5 अगस्त। और 5 अगस्त के नाम पर 75वीं सालगिरह आते थे, आपके अमृत उत्सव के समय आते आते यही पूरी की पूरी साजिश है एक हिंदू राष्ट्र का घोषणा, हिंदुत्व राष्ट्र का घोषणा। हिंदू धर्म के साथ कुछ लेना देना नहीं है हिंदुत्व। ये उसी व्यक्ति ने कहा जिसने हिंदुत्व का शब्दावली दिया था, और वो है सावरकर। उसी ने कहा इसका कोई धर्म के साथ संबंध नहीं है, वो नास्तिक था सावरकर। तो ये कहा हिंदुत्व जो है ये राजनीतिक एक प्रोजेक्ट है, इस राजनीतिक प्रोजेक्ट को हासिल करना है तो ये एक फांसीवादी व्यवस्था को बरकरार रखना है। तो आज वो है सबसे गंभीर चुनौती अपने सामने। और इसलिए इस हमारे पार्टी की 16वीं राज्य सम्मेलन के संदर्भ में ये संकल्प सभा हो रही है। तो ये संकल्प सभा का मतलब पूरी पार्टी के अंदर, हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर खास तौर पर आज एक सबसे बड़े निशाना आज इस आरएसएस और भाजपा का बन चुकी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और ये लाल झंडा और वामपंथी ताकत। देखे हैं त्रिपुरा के अंदर किस तरीके से हिंसा होता है हमारे अपने ऊपर, हमारे पार्टी के ऊपर। देखे हैं पहले बंगाल के अंदर हिंसा किस तरीके से होता है, आज भी चल रहा है। आज केरल के अंदर जो सरकार है एकमात्र वामपंथी सरकार जो फिर चुनाव जीत के आई, और एकमात्र प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर एक भी भाजपा का एमएलए नहीं है, वहाँ पर चुनकर नहीं आने दिया केरल में, केरल की जनता ने एकमात्र प्रदेश। अब उसके चलते हुए पूरा निशाना हम पर, और यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये किसान आंदोलन के संदर्भ में कह दिया, दिल्ली में हम सुन रहे थे, कहता ये कॉमरेड लोग और ये इनकलाब क्या बोला था वो कॉमरेड, हाँ लाल झंडा, कॉमरेड लोग और ये लाल झंडा जो है ये है सबसे मेन असली ताकत इसके पीछे, या प्रोत्साहन निकल रहे हैं। और वो निशाना है, वो भी जानते हैं हम हमारी ताकत क्या है, हम क्या है। निश्चित रूप से वो चाहते हैं अपन तो है ही है, साथ में रहेंगे, किसान संघर्ष के साथ ना सिर्फ रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, ये अपना संकल्प है अपनी पार्टी। लेकिन वो निशाना करने के लिए क्या है कि आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई राजनीतिक ताकत है जो भाजपा के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा की इस नफरत और हिंसा के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ कोई हिम्मत के साथ आगे आकर लड़ सकता है, तो वो है ये लाल झंडा, वो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और इसीलिए वो हमें निशाना बनाना चाहते हैं। लेकिन उनको हम चेतावनी देना चाहेंगे। देखिए बहुत सारे ताकतें पैदा हुए थे पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस लाल झंडे को ख़त्म करने के लिए। एक पैदा हुआ था हिटलर, जिसने कहा कि ये लाल झंडा और सोवियत संघ को ख़त्म करना है। आखिर दूसरी विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ? हिटलर के पार्लियामेंट के ऊपर यही लाल झंडा लहराया, तब जो है दुनिया को पता चला कि हिटलर की मौत हो गई, जो दूसरी विश्व युद्ध खत्म हुई और फांसीवाद का ध्वस्त हुआ। लाल झंडे को खत्म करने की ताकत यहाँ पे भी पैदा हुई। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी भी कही थी लाल झंडे को ध्वस्त करेंगे, हुआ क्या? इमरजेंसी के बाद फौरन जब चुनाव हुए, बंगाल, केरल और त्रिपुरा तीनों प्रदेशों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में इस लाल झंडे की सरकारें बनी, और वो जवाब था इंदिरा गांधी के उस समय। तो आज आपके खट्टर साहब को या आपके आरएसएस और भाजपा को यही चेतावनी उनको याद दिलानी है। बहुत सारी ताकतें आए, किसी की हिम्मत नहीं है इस लाल झंडे को ख़त्म करने की, क्योंकि समझ लीजिए हर इंसान के बदन में जो खून बहता है अपने नसों में, बेशक किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, जो खून जो बहता है हमारे जहन के अंदर, वो खून का रंग हर समय लाल होता है। और जब तक लाल होता है वो खून, ये लाल झंडे को कोई नहीं झुका सकता। ये चेतावनी जो है इन सबको समझना। तो इसलिए आज हमारे लिए संकल्प दिवस का मतलब है कि संकल्प ले अपने भारत को बचाएं, ताकि आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत का निर्माण हो,
जहाँ पर बराबरी के आधार पर सबको बराबरी का हक मिले, अधिकार मिले, उसके आधार पर हम एक नया भारत के निर्माण के लिए आज इस भारत को बचाना है। इस भारत को बचाना है का मतलब भाजपा को सरकार से हटाना है, और ये हटाना है तो बिना जनसंघर्षों को मजबूत किए हुए ये संभव नहीं। चुनावी तालमेलों से ही नहीं होगी। अखबार वाले पूछ रहे थे बाहर मुझे, कौन सी तालमेल होगी, कौन सी गठन बनेगी, कौन सा फ्रंट आएगा। मैं बोला फ्रंट जो भी आएगा वो जनता तय करेगी। जनता के संघर्षों के आधार पर वो फ्रंटें बनेंगे, ना कि कोई पार्टियों के बीच में समझौते या समझदारी पर। वही हुआ देश में, इमरजेंसी को हराया, जनता ने बनाया वो विकल्प जो जनता पार्टी के रूप में आया। वाजपेयी साहब की सरकार को हटाया आपने 2004 में, वो जनता के दबाव में वो सब बाकी पार्टियां इकट्ठा होकर यूपीए बनी। जनता की दबाव बनाएगी क्या है ये विकल्प, और वो दबाव बनाना है तो जन संघर्षों को मजबूत करने के बिना ये संभव नहीं। तो इसीलिए आज के दिन संकल्प का मतलब है ना सिर्फ भारत को बचाना है तो संघर्षों को तेज करना है, और इन संघर्षों को तेज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। किसान भाई, हमारे खेत मजदूर बहुत प्रोत्साहन दे रहे पूरे देश को आज इस रास्ते पे चलने के लिए, और उस प्रोत्साहन के आधार पर आने वाले दिनों में हमें अपने भारत को बचाते हुए एक बेहतर भारत का निर्माण के लिए हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। यही है अपनी असली संकल्प आज के दिन। इस संकल्प के साथ आप सब लोग जुड़कर साथ चलेंगे, मिलकर हम जो है अपने भारत को बचाएंगे और एक बेहतर नया भारत बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है आज के दिन। यही असली श्रद्धांजलि भी होगी गांधी जी के लिए। इस संकल्प को और मजबूत करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको फिर से मेरी लाल सलामी देते हुए मेरी बात को बंद करता हूं।